नमस्कार। हॉब्स के विचारों के अध्ययन के क्रम में अब हम हॉब्स के सामाजिक समझौते के अलावा अन्य विचारों का कुछ उल्लेख करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। हॉब्स का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के संदर्भ में जिस राज्य सत्ता के उत्पन्न होने का जो आधार है वो बताया है, वही आधार या वही राज्य का स्वरूप जो है वो हॉब्स की संप्रभुता की नीति है। इसके संदर्भ में हॉब्स ने एक बहुत निरंकुश प्रकार की या सर्वसत्तावादी संप्रभुता, जो कि राजा में निहित है, जिसके प्रति समस्त जनता ने अपने समस्त अधिकारों का पूरी तरह से समर्पण किया है। तो वो हॉब्स ने एक प्रकार से निरंकुशतावादी सर्वसत्तावादी संप्रभु की शक्तियां जो हैं वो जिस प्रकार से उल्लेख किया है उनका, जैसे वो जनता के विचारों को, सिद्धांतों को अपने नियंत्रण में रखे, उनको व्यक्तियों को अपनी इच्छा और स्वार्थ के अनुसार प्रवाहित होने या सतत संलग्न रहने का के क्षेत्र में वो बाधा का कार्य करे। राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए उसे राजा को जनता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। वो अपनी इच्छा अनुसार उसे छीनने का भी अधिकार रखता है या हस्तगत करने का भी अधिकार रखता है, और प्रजाजनों के सब विवादों का निर्णय राजा करेगा, संप्रभुता के द्वारा किया जाएगा। किसी के साथ युद्ध करना है, दूसरे देश के साथ किसी प्रकार का क्या व्यवहार करना है, इसका भी मतलब प्रजाजन के संपूर्ण साधनों पर और क्रियाओं पर, राज्य की समस्त गतिविधियों पर, समस्त निर्णयों पर जो सर्वोच्च निर्णायक स्थिति है वो संप्रभुता की है। तो इस प्रकार हॉब्स ने संप्रभु शासक को राज्य प्रशासन और शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च और निरंकुशता का स्तर और दर्जा प्रदान किया है। हॉब्स की जो विचार शैली है वो वैज्ञानिक मानी जाती है और बहुत तार्किक आधार पर हॉब्स ने एक से दूसरे स्तर को निर्धारित करने का प्रयास किया है। संप्रभुता के क्रम में भी जिस प्रकार का मानव स्वभाव है, जिस प्रकार की सामाजिक स्थिति है, उसके संदर्भ में हॉब्स ने एक निरंकुश राजसत्ता का समर्थन संप्रभुता के रूप में किया है। शासन के भेद के बारे में या शासन के स्वरूप के बारे में अगर हम हॉब्स के विचारों का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि हॉब्स ने तुलनात्मक रूप में सिर्फ राजतंत्र की व्यवस्था को, निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि हॉब्स ने ये माना है कि राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक होता है, और इसलिए राजतंत्र में राजा जो है वो एक राज्य की संपत्ति और यश को बढ़ाने वाला एक मुख्य आधार हो सकता है। और हॉब्स के अनुसार राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन का स्वरूप अधिक स्थायी और अधिक स्थिर रहता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन में कई व्यक्तियों के कारण, शासन में कई व्यक्तियों के इन्वॉल्वमेंट के कारण, उनके सक्रियता के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है, लेकिन राजतंत्र में शासन स्थिर रहता है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। और कुलीन तंत्रीय और लोकतंत्रीय आधार पर अगर देखें तो हॉब्स ये कहते हैं कि राजतंत्र में भ्रष्टाचार जो है, पक्षपात बहुत कम होता है, इसलिए कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की तुलना में राजतंत्र जो है वो ही अधिक श्रेष्ठ है। अब यदि हम हॉब्स के कानून संबंधी विचारों का निष्कर्ष देखें तो ये है कि हॉब्स ये मानता है कि जो राजा है वो कानून का निर्माता है, लेकिन स्वयं उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है, वो सिर्फ अपनी इच्छा से संचालित है। वो अपने द्वारा निर्मित कानूनों और नियमों की पालना करने के लिए बाध्य नहीं है। ये कानून राजा प्रजा के लिए बना रहा है, इसलिए स्वयं इसकी पालना करने के लिए राजा बाध्य नहीं है। राज्य और चर्च के बारे में हॉब्स के जो विचार हैं
वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि पहले हॉब्स ने एक धार्मिक दृष्टि से आलोचनात्मक नज़रिया अपनाया, जिसके कारण उसे कुछ समय पश्चात अपने समाज में कुछ खतरा अनुभव हुआ, और तदुपरांत हॉब्स ने धर्म के संबंध में एक परिवर्तित दृष्टिकोण के आधार पर अलग तरीके से विचार करना शुरू किया था। धर्म के संबंध में हॉब्स ये मानते हैं कि धर्म का भी सर्वोच्च जो अधिकारी है वो संप्रभु या शासक है। आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है, आध्यात्मिक शासन जैसा कोई कॉन्सेप्ट हॉब्स स्वीकार नहीं करते, और वो ये मानते हैं कि चर्च का दर्जा जो राज्य में दूसरे निगम हैं उन निगमों के समान ही है। उसके सारे अधिकार, चर्च के सारे अधिकार जो हैं वो राज्य के अधीन है, क्योंकि संप्रभु सत्ता राज्य की है, संप्रभु शासक की है। तो चर्च के जो आध्यात्मिक और अन्य प्रकार के अधिकार और कार्य हैं वो भी राज्य के ही अधीन हैं। धर्माधिकारी को हॉब्स का ये मानना है कि हम किसी भी धार्मिक अधिकारी, कर्मचारी, धर्माधिकारी को उपदेशक मान सकते हैं, दिशा देने वाले एक शिक्षक के रूप में मान सकते हैं, लेकिन ये जो धर्माधिकारी है शासक नहीं है। ये राज्य पर अपना सर्वेसर्वा या राजा पर अपना दबाव या विशेष प्रकार के राज्य अधिकारों से संपन्न नहीं है। ये उपदेशक के रूप में समाज को आध्यात्मिक या अन्य प्रकार के उपदेश देकर सलाह का कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये शासक नहीं है। इसी तरह से चर्च जो है वो धार्मिक समुदाय को राज्य सत्ता के साथ किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से संघर्ष में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। धार्मिक बहिष्कार या चर्च की ओर से दिया गया निर्णय या चर्च धर्माधिकारी सत्ता के द्वारा दिया गया कोई भी दंड तभी दिया जा सकता है जबकि संप्रभु सत्ता ने इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार किसी भी रूप में किसी चर्च को या धर्माधिकारी को दिया है। तो इस प्रकार ये इस चर्च और धर्म के संबंध में हॉब्स के जो विचार हैं, ये विचार पूरी तरह से शासक सत्ता की सर्वोपरिता को स्थापित करते हैं। धर्माधिकारियों की भूमिका को सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में वहीं तक सीमित करते हैं जहाँ तक उसकी अनुमति संप्रभुता के द्वारा या शासक के द्वारा प्रदान की जाती। इसके अतिरिक्त हॉब के राजदर्शन में निरंकुशतावाद या व्यक्तिवाद का अगर हम प्रभाव या तत्व देखें तो ये बड़ा स्पष्ट है। व्यक्तिवाद का प्रभाव जो है वो कहना चाहिए बहुत सीमित है। सीमित इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के उच्छृंखल स्वतंत्रता संबंधी विचारों को नियंत्रित करने के लिए, उसकी चेष्टाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य का जन्म हुआ। लेकिन राज्य का जन्म जिस परिणाम के रूप में जिस तरह से सामने आया वो इस प्रकार का है कि उसके संदर्भ में व्यक्ति किसी भी तरह से कुछ भी कार्य राज सत्ता के अलावा अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जिस समझौतावादी प्रक्रिया से राज्य का जन्म हुआ, संप्रभुता का निर्धारण हुआ, शासक के रूप में राजतंत्र की स्थापना हुई, राजा की सत्ता सामने आई, वो इस प्रकार का है जिसका प्रवाह पूरी तरह से सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में राजतंत्र की तरफ, निरंकुशता की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसलिए उसमें व्यक्तिवाद का प्रभाव बहुत अल्प है। निरंकुशतावादी तत्व जो हैं जिसमें राज्य का स्वरूप सामने आता है, उसमें संप्रभुता का स्वरूप सामने आता है। उसकी पहली विशेषता है कि ये संप्रभुता असीमित है। राजा की अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई नियंत्रण समाज को या राज्य को प्रभावित नहीं कर सकता। एक सर्वे सर्वा कानून बनाता जरूर है संप्रभुताधारी, लेकिन स्वयं कानून का पालन करने के लिए बाध्य
नहीं है। राजा को नियंत्रित करने वाली उसकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा के अलावा और कोई दूसरा कारक राजा को या राजसत्ता को नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरी विशेषता है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। समाज राज्य की व्यवस्था का संचालन करने, स्थापित करने, उसको नियमित करने का जो प्रयास है वो कानूनों के द्वारा किया जाएगा, और कानून का निर्माता जो है वो सिर्फ संप्रभु है, शासक है या राजा है। तीसरा है कि संपत्ति को बनाने वाला, उसका नियामक, सृष्टा और नियामक दोनों संप्रभु हैं, राजा है या शासक है। हॉब्स के अनुसार संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु ही करता है, इसलिए व्यक्तिगत आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के निर्धारण का, संचालन का, उसको वहन करने का, उसका प्रयोग करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। ये संप्रभु शासक अपनी इच्छा से किसी प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत कर सकता है, निरस्त कर सकता है, उसका संचालन कर सकता है। समस्त संपत्ति शासक की संपत्ति है। व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में संपत्ति पर कोई अधिकार सामान्य व्यक्ति का नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा कि संप्रभुता के संदर्भ में हॉब्स का जो दृष्टिकोण या उसका जो रुझान है उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक शक्तियों का भी एकमात्र स्रोत, कानून का स्रोत राजा है, संप्रभुता है, और जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनका भी एकमात्र स्रोत जो है वो राजा है, शासक है या संप्रभु है। तो न्यायाधीश, समस्त न्याय व्यवस्था का स्रोत भी संप्रभु है। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक नियमों और शक्तियों का स्रोत भी संप्रभु है। कानून का स्रोत भी संप्रभु है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का एकल स्रोत संप्रभु है। वो ही उन्हें बनाता है और वो ही उन्हें नियंत्रित करता है। तो ये एक प्रकार की सर्वसत्तावादी, निरंकुश प्रकार की संप्रभुता है, जिसमें समस्त अधिकार केवल संप्रभु में निहित हैं। प्रजा को या समाज को इस संप्रभु की कार्यशैली पर, इसके अधिकारों पर, उसकी जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप करने का, विरोध करने का कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है। ये संप्रभु ही युद्ध और शांति का निर्णय करने वाला निर्णायक है। और ये संप्रभुता जो है हॉब्स के अनुसार संप्रभुता का रूप सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। और ये महत्वपूर्ण केंद्र जो है संप्रभुता का, ये अविभाज्य है, अदेय है। इसका मतलब है कि संप्रभुता जिस रूप में समझौते के संदर्भ में स्थापित की गई है, उसे हस्तांतरित करने का, उसे प्रदान करने का, उसको विभाजित रूप में प्रयोग करने का, टुकड़ों टुकड़ों में निर्धारित करके उसका खंड खंड में प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप कैसा है? अविभाज्य है, वो अदेय है। एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में, केंद्रीकृत रूप में वो जैसे स्थापित की गई है, संप्रभुता का वैसा ही प्रयोग किया जाएगा। संप्रभुता का क्षेत्र जो है वो सर्वव्यापी है, संपूर्ण समाज पर, समस्त व्यक्तियों पर ये संप्रभुता लागू हो रही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इकाई, कोई भी संगठन, कोई भी दल इससे पृथक या परे नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, उसकी प्रत्येक क्रिया इस संप्रभुता के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आती है। तो ये संप्रभुता राज्य के क्षेत्र में व्यापकतम है। कोई भी क्षेत्र, कोई भी इकाई, कोई भी कार्य, कोई भी प्रक्रिया इससे अछूती या इससे परे नहीं है। तो संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है, ये अदेय और अहस्तांतरित है, पूरी तरह से निरंकुश और सर्वसत्तावादी है, और समस्त प्रकार के अधिकारों का सृजन करने वाला संप्रभु है, संप्रभुता है, और उन अधिकारों को नियंत्रित या संचालित करने वाला भी संप्रभु है। यहाँ तक कि हॉब्स के अनुसार जो चर्च की सत्ता है वो भी संप्रभुता के अधीन है, राज्य के अधीन है। तो इस प्रकार संप्रभुता के रूप के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स ने विशेष रूप से जिस प्रकार का वर्णन संप्रभुता का किया है वो एक प्रकार के निरंकुशतावाद का
स्पष्ट प्रभाव और उसका स्पष्ट समर्थन करता है। और इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि हॉब्स के विचारों में निरंकुशतावाद का बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव है। लेकिन हॉब्स के विचारों में अगर हम व्यक्तिवाद के रूप को, व्यक्तिवादी प्रभाव को अगर देखना चाहें तो कुछ संकेत अवश्य दिखाई पड़ते हैं। जैसे हॉब्स ने जो मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा का जो विवरण दिया है, उसमें ये विचार जो है हॉब्स के मानव संबंधी विचार, ये पूरी तरह से व्यक्तिवादी विचारधारा के ही अनुकूल हैं। ये समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आत्म केंद्रित असामाजिक प्राणी सिर्फ अपने मनोवेगों, अहम और आनंद से संचालित या लोभ से और स्वार्थ से प्रेरित होने वाला, ये इस प्रकार का कारक है जो व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है। इसलिए इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में जिस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया है, ये विचार व्यक्तिवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व की अभिव्यक्ति का एक, या मनोवैज्ञानिक तत्व को पुष्ट करने वाला विचार है। इसलिए उसके विचारों में व्यक्तिवाद का तत्व है। दूसरा व्यक्तिवादी प्रभाव हॉब्स के विचारों में देखने में आता है, जब हॉब्स ये कहता है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। कहा नहीं है, लेकिन इसको अभिव्यक्त करने का प्रयास, मतलब इसके बारे में संकेतात्मक जो विवरण है वो हॉब्स के विचारों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि हॉब्स ने राज्य को व्यक्ति के लिए बनाया है, व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है। तो एक प्रकार से जो मूल उद्देश्य है वो है व्यक्ति, और उसकी पूर्ति करने का कार्य जो है वो करेगा राज्य। तो व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए, उसको बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। तो इसलिए राज्य का रूप जो है वो सिद्धांततः कैसा है, साधन का है। साध्य या लक्ष्य जो है वो व्यक्ति है। तो इसलिए इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि जन समुदाय या उसके हितों की पूर्ति करने के लिए राज्य का जन्म हुआ है, इसलिए ये स्वरूप भी व्यक्तिवादी है। इसके अतिरिक्त हॉब्स ने ये भी माना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मनुष्यकृत है, प्राकृतिक संस्था नहीं है। हॉब्स के समझौता संबंधी विचारों के बाद ये निष्कर्ष स्पष्ट निकलता है कि समाज या राज्य तो सिर्फ कृत्रिम संस्था है, प्राकृतिक नहीं है। ये व्यक्तिगत, जिसका उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ की पूर्ति के लिए करता है। तो राज्य का कृत्रिम होना भी मनुष्यों को अपने हित की पूर्ति के लिए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में इन्वॉल्व दिखाना एक प्रकार से व्यक्तिवादी संकेत प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आत्म संरक्षण का जो अधिकार, प्राकृतिक अवस्था में अपने जीवन और अपने संरक्षण का जो अधिकार हॉब्स ने व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया था, जिसको बनाए रखने के लिए, जिसको मजबूत करने के लिए हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता किया गया, अपने जीवन की रक्षा को मजबूत करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हॉब्स के अनुसार ये सामाजिक समझौता व्यक्तियों ने किया है, जिसमें वो राज्य की अधीनता को इसलिए स्वीकार करता है ताकि उसके जीवन की सुरक्षा बनी रहे। तो ये आत्म संरक्षण का जो अधिकार है, ये अधिकार भी एक प्रकार से व्यक्तिवादी प्रभाव को स्पष्ट रूप में दिखाता है। और साथ ही साथ हॉब्स ने राज्य के कार्यों की एक निषेधात्मक धारणा भी अभिव्यक्त की है, जिसमें वो ये मानते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में जो अहस्तक्षेपवादी नीति है उसका प्रयोग किया जाए राजसत्ता के द्वारा, और राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन, व्यवसाय आदि का चयन करने की प्रवृत्ति का चयन करने, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, ये अधिकार जो हैं वो पूरी तरह से व्यक्तियों के अपने अधिकार हैं, और इनके बारे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आर्थिक क्षेत्र में या इसी प्रकार के व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो अहस्तक्षेपवादी नीति है इसका समर्थन करके भी
हॉब्स पूरी तरह से एक राज्य के लिए निषेधात्मक परिधि का संकेत कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में संप्रभुता को या तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और अगर आवश्यकता हो तो कम से कम हस्तक्षेप से ही या कम से कम इन्वॉल्वमेंट से ही इनको व्यवस्थित करें। तो इस तरह से हॉब्स का राजनीतिक चिंतन जो है वो वैज्ञानिकता के आधार पर एक बहुत तार्किक तरीके से निष्कर्ष तक पहुंचता है। अब राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अगर हम हॉब्स के विचारों का योगदान देखें तो उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र की विस्तृत और व्यवस्थित व्याख्या करने वाला विचारक जो है वो प्रथम अंग्रेज विचारक हम हॉब्स को मान सकते हैं। हॉब्स ने संप्रभुता का रूप जो स्पष्ट किया, राज्य के निर्माण और उसके बनने की जिस प्रक्रिया का निर्धारण और समर्थन किया, वो वस्तुतः इस प्रकार की है जिससे वर्तमान संदर्भ में भी, आधुनिक रूप में भी हम इन तथ्यों से या इस व्यवस्था से असहमत नहीं हो सकते। इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्यता और व्यवहारिकता भी दिखाई पड़ती है। मानव स्वभाव के बारे में हालांकि हॉब्स के विचार बहुत उग्रतावादी हैं, लेकिन राज्य के निर्माण की अवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो व्यक्ति जितना आत्म केंद्रित है, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा मजबूत कारण रहा होगा कि वो अपने समस्त अधिकारों का परित्याग करके राजसत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ है। उस पृष्ठभूमि की तैयारी के संदर्भ में हॉब्स के विचार जो हैं वो श्रृंखला के रूप में एक से दूसरे का आधार तैयार करते हैं। तो हॉब्स जो है वो एक बहुत प्रतिभा संपन्न मनोवैज्ञानिक चिंतन करने वाला उत्कृष्ट तत्वज्ञानी भी माना जाता है, और साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करने वाला है जो एक सुपर नेचुरल या दैवीय और अन्य आधारों से राजसत्ता को पृथक बनाती है, स्वतंत्र बनाती है। इस प्रकार से बहुत व्यक्तिवाद के संदर्भ में, निरंकुशवाद के संदर्भ में, संप्रभुता के स्वरूप के बारे में, राज्य के जन्म के बारे में जिस प्रकार के विचार हॉब्स ने अभिव्यक्त किए हैं, इन विचारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स एक वैज्ञानिक विचारक के रूप में समाज, राज्य, व्यक्ति आदि के जो तत्व हैं, इन तत्वों के अध्ययन का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।